वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स इन फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी वीडियो सीरीज। और आज हम इस वीडियो सीरीज में लेकर के आए हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 8। लास्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 7 में हम लोगों ने डिस्कस किया था माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एन एंटीबायोटिक। किसी भी एंटीबायोटिक का माइक्रोबायोलॉजिकल एसे कैसे परफॉर्म करते हैं, वहाँ हमने दो मेथड्स यूज किए थे, कपटेट मेथड एंड टर्बिडीमेट्रिक मेथड। यहाँ पर हम लोग उसके बाद आज डिस्कस करेंगे स्टेरिलिटी टेस्टिंग। जो भी हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स हैं, जो सीधे ब्लड में अप्लाई किए जाते हैं, जो हमारे फार्मा इंडस्ट्री में बन रहे हैं, उनको बनते समय और बनने के बाद जब वो पैक हो जाते हैं, जब वो कंटेनर में पैक हो जाते हैं, तो मार्केट में जाने से पहले उनकी एक स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है, जो बहुत कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी। आप कोई भी फार्माकोपिया उठा करके देख लीजिए, इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी, बीपी, वहाँ पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग पेरेंटल प्रोडक्ट्स का परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। स्टेरिलिटी टेस्टिंग पेरेंटल प्रोडक्ट का परफॉर्म करने का पर्पज यही होता है कि जो भी आपका पेरेंटल प्रोडक्ट है वो कंप्लीटली स्टराइल है या नहीं। स्टराइल का जो टर्म मैं बोल रहा हूँ ये आपका रिलेट करता है स्टरलाइजेशन से, और इससे पहले हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 3 या 4 में डिस्कस किया है स्टरलाइजेशन क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। और वहाँ मैंने आपको दो मेथड्स बहुत आसानी से बताए थे, पहला आपका हॉट एयर ओवन मेथड और दूसरा आपका ऑटोक्लेव। ये हमारा हीट का था, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पर हम लोग पेरेंटल प्रोडक्ट का स्टेरिलिटी टेस्टिंग कैसे किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं, ये सीखेंगे। तो ओवरऑल स्टेरिलिटी टेस्टिंग हम लोग पेरेंटल प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन के बाद जब वो पैक हो जाता है तब उस समय हम लोग अप्लाई करते हैं। उसका पर्पज होता है ये इंश्योर करना कि आपका प्रोडक्ट 100% स्टराइल है या नहीं। 100% में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वाकई हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट 100% स्टराइल होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी कंटामिनेशन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म छूट गया तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जब वो प्रोडक्ट हम किसी पेशेंट को देंगे तो वो उसको कोई भी हार्म पहुंचा सकता है, उस पेशेंट के लिए वो सुटेबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पेरेंटल प्रोडक्ट का हम लोग आज सीखेंगे स्टेरिलिटी टेस्टिंग। यही इंपॉर्टेंस है। देखिए इंपॉर्टेंस इन फार्मा इंडस्ट्री यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये इंश्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट स्टराइल है या नहीं, जो भी आपका पेरेंटल प्रोडक्ट है वो स्टराइल है या नहीं। आप देखे भी होंगे बहुत सारे इंट्रावेनस फॉर्मुलेशंस देखे होंगे जो इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं या इंट्रावेनस लगाए जाते हैं, उसमें लेबलिंग में साफ साफ लिखा रहता है प्रोडक्ट इज 100% स्टराइल। इसका मतलब क्या है कि उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद, पैकिंग करने के बाद उसकी स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म की गई है, जिसमें वो पास हो गया है और इसमें कोई भी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल एंटीजन के साथ साथ वहाँ कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन नहीं है, ये पेशेंट के लिए सुटेबल है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेरिलिटी टेस्टिंग है। और स्टेरिलिटी टेस्टिंग की नीड क्यों होती है, क्योंकि अगर हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये इंश्योर नहीं होगा कि हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट स्टराइल है या नहीं। उसमें कोई भी कंटामिनेशन हो सकता है और वो कंटामिनेशन कोई भी डिजीज को, कोई भी इन्फेक्शन को कॉज कर सकता है जब आप उसको किसी पेशेंट को दोगे। तो यहाँ पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए आपके पास ये 3 स्टेप्स होते हैं। ये 3 स्टेप्स को आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि अगर ये 3 स्टेप्स आपको क्लियर है तो यहीं से हम लोग आसानी से सीख लेंगे कि हमारा स्टेरिलिटी टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। पहला स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। प्रिपरेशन ऑफ सैंपल में हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को प्रिपेयर करते हैं जिसका स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करना होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी एक पेरेंटल प्रोडक्ट है जिसका वॉल्यूम है 5 ml और वो 1000 आर्टिकल प्रोडक्शन से बन करके पैक होकर के प्रॉपर लेबलिंग होकर के आपके पास आ गया। अब उस बैच का आपको स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करना है, तो हम लोग पहले फार्माकोपिया को फॉलो करेंगे। इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इनके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम लोग सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। तो इन फार्माकोपिया में पूरा एक रूल्स दिया गया है, टेबल दिया गया है कि इतने वॉल्यूम का, जब इतने आर्टिकल का बैच है तो उसमें से हम लोग कितना सैंपल लेंगे और उन सैंपल का हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। अगर वो सैंपल का स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म हो गया, सक्सेसफुली पास हो गया, तो वो पूरा बैच पास हो जाएगा, आप उसको मार्केट में सेल करने के लिए भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सैंपल में यही करते हैं कि जो भी बैच बन करके आता है, फार्माकोपिया के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली उसमें से कुछ सैंपल्स को हम लोग लेते हैं और उन्हीं सैंपल्स का हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। अगर वो पास हो गया तो आपका पूरा बैच पास हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग
प्रिपरेशन ऑफ सैंपल में सैंपल को प्रिपेयर करेंगे, जो भी बैच बना हुआ उस बैच में से कुछ सैंपल्स लेंगे और वो सैंपल्स हम लोग रेंडमली लेंगे और उस सैंपल को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। अब सैंपल्स को प्रिपेयर करने के बाद हम लोग आते हैं दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप में टेस्टिंग प्रोसीजर। अब हम यहाँ पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड और दूसरा है हमारा डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। यहाँ पर स्टेरिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड एंड डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड हमेशा हम लोग लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल प्रोडक्ट्स के लिए यूज करते हैं। अगर आपका पेरेंटल प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम लार्ज है, जैसे आईवी इन्फ्यूजन हो गया, आईवी इन्फ्यूजन आपने देखा होगा 500 ml, 250 ml, 100 ml, उनका एक जो उनका बॉटल होता है उसमें 100 ml, 250 ml, 1000 ml तक का उसमें वॉल्यूम होता है। तो लार्ज वॉल्यूम अगर कोई पेरेंटल प्रोडक्ट है तो उसका हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड से उसको फॉलो करेंगे। और अगर हमारे पास स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल प्रोडक्ट्स है 0.5 ml, 0.2 ml, 0.1 ml, 1 ml, तो उसका हम लोग डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड से हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे। तो मतलब डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड हम लोग स्मॉल पेरेंटल वॉल्यूम के लिए हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये दो मेथड से आपके पास मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड एंड डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। फिर इसके बाद जब हम लोगों ने स्टेरिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म कर लिया, कोई एक मेथड को लेकर के हम लोगों ने स्टेरिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म कर लिया, अब जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट को हम कैसे समझेंगे कि हमारा टेस्ट पास हुआ है या फेल हुआ है, तो ये पॉइंट आपका आता है रिजल्ट डिस्कशन। तो किसी भी पेरेंटल प्रोडक्ट का स्टेरिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए 3 स्टेप्स को हमको फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम लोग बैच से सैंपल बनाते हैं, फिर हम लोग कोई भी एक मेथड को लेते हुए उस सैंपल का हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, फिर जो भी रिजल्ट मिलता है रिजल्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं और फिर ये डिसीजन लेते हैं कि ये बैच आपका पास है या बैच आपका फेल है। तो चलिए हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे कि मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड एंड डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड कैसे हम लोग फॉलो करते हैं और प्रिपरेशन ऑफ सैंपल्स के क्या क्या इंस्ट्रक्शन है फार्माकोपिया के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रिपरेशन ऑफ सैंपल्स। यहाँ पर आप देखिए सैंपलिंग प्रोसीजर ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट आइटम एज पर IPDP USP, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएस यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के हिसाब से अलग अलग सैंपलिंग के इसमें रूल्स दिए गए हो कि अगर आपका इंजेक्टेबल प्रिपरेशन का बैच हो और बैच आपका अगर 100 कंटेनर का होगा तो हम उसमें से 4 कंटेनर लेंगे या टोटल 10% लेंगे। इसमें देखिए मैं एक आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अगर यहाँ पर हम लोग इंजेक्टेबल की बात करें कि अगर हमारा बैच इंजेक्टेबल है, ठीक है, और आपका जो बैच साइज है वो नॉट मोर देन 100 कंटेनर, अगर एक बैच में 100 कंटेनर से कम कंटेनर हैं तो उसमें से आप या तो 4 कंटेनर लोगे या फिर 10% मतलब या तो 4 कंटेनर लोगे तो मिनिमम तो 4 हो गया आपका, 10% 100 का 10% कितना हो गया 10, मतलब आपको 4 to 10 कंटेनर्स आपको लेना है जिसका स्टेरिलिटी टेस्टिंग आप परफॉर्म करोगे। और अगर मान लीजिए बैच आपका 100 से 500 के बीच में है तो आप उसमें से फिक्स है कि आप उसमें से 10 कंटेनर लोगे। और अगर आपका बैच 500 से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा में आप उसमें 20 कंटेनर लोगे या फिर 2% लोगे। मैं आपसे एग्जांपल पूछता हूँ कि अगर हमारे पास कोई इंजेक्टेबल है और उसका हमारा बैच साइज है 1000 कंटेनर का, अब इसका हमको स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करना है तो 1000 कंटेनर का स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे और या तो हम इसमें से हम लोग 20 कंटेनर ले लेंगे या फिर हम लोग इसका 2% आपका हो गया 20 कंटेनर, तो हम लोग 20 कंटेनर लेंगे और उसका या तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड या डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड किसी एक मेथड को फॉलो करते हुए हम लोग इसका स्टेरिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करेंगे और बाद में इसके रिजल्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड हम लोग तब फॉलो करेंगे अगर उसका वॉल्यूम लार्ज है, अगर वॉल्यूम उसका स्मॉल है तो हम लोग फॉलो करेंगे डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग फॉर्मुलेशंस के लिए यहाँ पर दिया गया है कि हम लोग उसका सैंपलिंग कैसे करेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर सैंपलिंग प्रोसीजर के बाद आगे दिया गया है मेथड, और यहाँ पर मेथड्स में मेथड को डिस्कस करने से पहले हमको कुछ डाइल्यूशन फ्लूइड बनाना पड़ेगा और यहाँ पर हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए 2 टाइप का डाइल्यूशन फ्लूइड बनाते हैं, फ्लूइड A एंड फ्लूइड B। यहाँ देखिए मैंने आपको दोनों यहाँ पर बताया हुआ है, फ्लूइड A भी हम लोग बनाएंगे और फ्लूइड B भी बनाएंगे क्योंकि ये दोनों फ्लूइड आगे चल के हमको डाइल्यूट करने में हेल्प करेंगे। मान लीजिए कोई
आपका ऑयल मिल गया, कोई ऑइंटमेंट मिल गया, कोई क्रीम मिल गया, या आपके सर्जिकल आइटम्स मिल गए जिनका स्टेरिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए हमको वहां पर उनको डाइल्यूट करने की, वॉश आउट करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग वहां पर फ्लूइड ए या फ्लूइड बी का ही यूज करेंगे। अब कहाँ फ्लूइड ए का यूज करना है, कहाँ फ्लूइड बी का यूज करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। फ्लूइड ए बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑफ पेप्टिड डाइजेस्ट एनिमल के जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वहां से हम लोग 1 ग्राम पेप्टिड डाइजेस्ट एनिमल टिश्यू ले लेंगे और उसको 1 लीटर में हम लोग 1 लीटर ऑफ वाटर में हम लोग डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व करने के बाद उसको हम लोग फिल्टर करेंगे और उसका पीएच एडजस्ट करेंगे 7.1 और फिर उसको हम लोग पोर करेंगे 100 ml ग्लास में और फिर उसको हम लोग ऑटोक्लेव से एक साइकिल हम लोग स्टरलाइज करेंगे। तो ये आपका बन गया फ्लूइड ए। और फ्लूइड बी बनाने के लिए हम लोग पहले लेंगे फ्लूइड ए। फ्लूइड ए के हेल्प से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे फ्लूइड बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एडेड 1 ml ऑफ पॉलीसॉर्बेट, पॉलीसॉर्बेट लेंगे 1 ml और उसको फ्लूइड ए में हम लोग ऐड कर देंगे और फिर इसको भी हम लोग 100 ml फ्लास्क में रखेंगे और ऑटोक्लेव से हम लोग इसको भी स्टरलाइज करेंगे। ये आपका फ्लूइड ए और फ्लूइड बी बनकर के तैयार हो गया। अब इसके बाद देखिए दो यहाँ पर कल्चर मीडिया आता है। कल्चर मीडिया क्या होता है, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 2 या 3 में डिस्कस किया है। एक ऐसा बेस होता है जहां पर बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, हमारे पास 2 टाइप के कल्चर मीडिया है, ये 2 ही लेंगे, इस पर हमको कोई चेंज नहीं करना है। हमको यहाँ न्यूट्रिएंट लगा दिया, कोई अपनी ओर से दूसरा नहीं लेना है। ये सब फार्माकोपिया में फिक्स है कि आपको फ्लूइड ए कैसे बनाना है, फ्लूइड बी कैसे बनाना है, कौन कौन सा कल्चर मीडिया लेना है, सैंपलिंग कैसे करना है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फार्माकोपिया में मेंशन है और फार्माकोपिया को फॉलो करते हुए हमको आगे ये फॉलो करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला आपका है सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम। पहला मीडियम लेंगे हम लोग सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम और दूसरा लेंगे हम लोग थायोग्लाइकोलेट मीडियम। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि सर हम यहाँ पर 2 कल्चर मीडिया क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब इसका रिसर्च हो रहा था, जब इस स्टेरिलिटी टेस्टिंग के मेथड को अप्रूव किया जा रहा था तो वहाँ ये पाया गया था कि मैक्सिमम बैक्टीरिया या तो सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम में ग्रो हो जा रहे हैं या फिर वो थायोग्लाइकोलेट मीडियम में ग्रो हो जा रहे हैं। ये दोनों ऐसे कल्चर मीडिया हैं जहां पर मैक्सिमम बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं और इसीलिए यहाँ पर सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम या थायोग्लाइकोलेट मीडियम को हम लोग ले रहे हैं। सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम को जब हम लेंगे तो उसको इंक्यूबेट करेंगे हम लोग 25 डिग्री 7 डेज के लिए और थायोग्लाइकोलेट मीडियम लेंगे तो हम उसको करेंगे 35 डिग्री 7 डेज के लिए। अब 1 बाय 1 जो 2 मेथड्स थे आपके, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और डायरेक्ट इनोकुलेशन, उसको मैं डिस्कस करता हूं। ये देखिए, ये आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड की असेंबली है। यहां पर सबसे ऊपर रिजर्वॉयर लगा हुआ है, ये आपका रिजर्वॉयर है। जो भी आपने बैच से सैंपलिंग किया, आप उन सैंपल्स को इसमें पोर करोगे। यहां पर आप उसको पोर करोगे। पोर करने के बाद आप यहां से वैक्यूम अप्लाई करोगे, वैक्यूम, और यहां बीच में देखिए, यहां बीच में ये लगा हुआ है मेम्ब्रेन फिल्टर, इसीलिए इसका नाम है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, क्योंकि यहां पर हम लोग फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो और ये क्लैंप लगा हुआ है जो रिजर्वॉयर को और मेम्ब्रेन फिल्टर के नीचे की असेंबली को, दोनों को आपस में दाबता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग पोर करेंगे। पोर करने के बाद हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर से फिल्टर होने के लिए वैक्यूम अप्लाई करेंगे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये आपका एक रिजर्वॉयर हो गया, यहाँ पर हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर लगा दिए हैं और यहाँ पर आपका एक कलेक्ट करने वाला कलेक्शन फ्लास्क हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपने सैंपल को पोर किया, मेम्ब्रेन फिल्टर से फिल्ट्रेशन होने के लिए हम लोग वैक्यूम अप्लाई किया और जैसे ही वैक्यूम अप्लाई किया तो ये बहुत तेजी से फिल्टर हो गया। मेम्ब्रेन फिल्टर के पोर साइज माइक्रोमीटर में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पर लगभग सारे, कोई बैक्टीरिया होगा या कोई लार्ज पार्टिकल होगा वो यहाँ पर रुक जाएगा और बाकी रिमेनिंग कंटेंट आपका नीचे चला जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पोर किया और वैक्यूम को यूज करते हुए इसको फिल्टर कराया। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से हमने फिल्टर कराया अपने सैंपल को और फिर हमने बहुत सावधानी से एसेप्टिक कंडीशन से मेम्ब्रेन फिल्टर को रिमूव कर लिया। फिर हमने फिल्ट्रेशन के बाद मेम्ब्रेन फिल्टर को रिमूव कर लिया। फिल्ट्रेशन जब हो गया तो हमने रिमूव किया मेम्ब्रेन फिल्टर को और मेम्ब्रेन फिल्टर को रिमूव करके हम इसके
कटर के हेल्प से दो पार्ट करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। और हमको हम लोग एक पार्ट को रखेंगे सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 डेज के लिए, और एक को रखेंगे हम लोग थायोग्लाइकोलेट मीडियम में 35 डिग्री सेंटीग्रेड 7 डेज के लिए, ठीक है। अब देखिए, अगर मेम्ब्रेन फिल्टर में कोई बैक्टीरिया रुका होगा, हमने दो पार्ट किए, तो या तो वो बैक्टीरिया सोयाबीन कैसीन में वो ग्रो करने लगेगा या फिर वो थायोग्लाइकोलेट में ग्रो करने लगेगा। और अगर उनकी ग्रोथ दिख गई तो ये बता देगा कि आपके सैंपल में बैक्टीरिया है, आपके सैंपल में कंटामिनेशन है और आपका वो बैच फेल हो जाएगा। अगर कोई ग्रोथ नहीं दिखी, दोनों मीडियम में कोई ग्रोथ नहीं दिखी, इसका मतलब आपके सैंपल में किसी भी प्रकार का कोई कंटामिनेशन नहीं है, आपका बैच पास हो गया, आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। आगे थोड़ा सा देखते हो, चलिए अभी हमने जो डिस्कस किया मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड को एक्वस सॉल्यूशन के लिए हमने किया कि हमने सैंपल लिया, पोर किया, फिल्टर कराया, मेम्ब्रेन फिल्टर को निकाला, कटर से दो पार्ट किए, एक पार्ट को सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम में रखा, एक पार्ट को हमने थायोग्लाइकोलेट मीडियम में रखा, दोनों को हमने इंक्यूबेटर में रखा, और 7 दिन के बाद 7 डेज बहुत समय होता है, कोई भी बैक्टीरिया होगा 7 डेज में कहीं ना कहीं ग्रो कर जाएगा अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो 7 डेज के बाद हम उसमें बैक्टीरिया में उसमें पेट्री प्लेट में ग्रोथ देखेंगे कि आपको ग्रोथ मिली या नहीं मिली। लेकिन अगर कोई आपके पास सैंपल ऐसा है जो लिक्विड है और वाटर के साथ वो मिक्स नहीं होता है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग डाइल्यूट करेंगे फ्लूइड ए से, उसमें थोड़ा सा सफिशिएंट क्वांटिटी फ्लूइड ए को हम लोग जोड़ देंगे और फिर बाकी वही काम, फिर से उसको हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर में फिल्टर कराएंगे, फिल्टर को निकालेंगे, दो पार्ट करेंगे, अलग अलग मीडियम में रखेंगे और हम लोग उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे। अगर ऑयल मिल गया या ऑयल सॉल्यूशन मिल गया तो उसको हम लोग उसके सुटेबल डाइल्यूट से हम लोग डाइल्यूट कर देंगे। ऑइंटमेंट है, क्रीम है, तो फिर हम लोग उसको उसमें ऐड करेंगे स्टेराइल आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट और फिर उसको हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर से फिल्टर करेंगे। अगर कोई सॉल्युबल सॉलिड है तो उसको हम लोग पहले मिक्स करेंगे फ्लूइड ए में और फिर उसके बाद हम उसको मेम्ब्रेन फिल्टर से फिल्टर करेंगे। अगर कोई स्टेराइल डिवाइस है, जैसे कोई निडल हो गया या सूचर्स हो गए या कोई आपका कुछ छोटे छोटे सर्जिकल आपके डिवाइस या आर्टिकल्स हैं जो ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट के कांटेक्ट में आने वाले हैं, अगर उसमें कहीं से कोई कंटामिनेशन होगा तो पेशेंट को तुरंत इन्फेक्शन हो जाएगा। मेजर सर्जरी कोई हो रही है, अंदर वो कांटेक्ट में आने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फ्लूइड बी लेंगे और फ्लूइड बी को लेकर के हम लोग उसमें डिप कर देंगे उन सर्जिकल आइटम को, और डिप करने के बाद हम लोग सर्जिकल आइटम को निकाल लेंगे और फ्लूइड बी को वापस फिर मेम्ब्रेन फिल्टर में हम लोग फिल्टर करेंगे। और अगर सर्जिकल आइटम में कोई बैक्टीरिया होगा तो फ्लूइड बी में आ जाएगा और फ्लूइड बी में रहेगा तो मेम्ब्रेन फिल्टर में फिल्टर हो जाएगा। और जब मेम्ब्रेन फिल्टर को काट कर हम लोग दो पार्ट करेंगे, अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो वहां पर हमको वो ऑब्जर्व हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग सर्जिकल डिवाइस या कोई भी स्टेराइल डिवाइस का स्टेरिलिटी टेस्टिंग मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से हम लोग करते हैं। दूसरा मेथड आपका है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, बहुत सिंपल है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की तरह ही है। यहाँ हम लोग फिल्टर नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं जब आपका स्मॉल वॉल्यूम प्रिपरेशन हो, बहुत स्मॉल वॉल्यूम होगा तो वो फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बैच में से जो भी सैंपल को तैयार किए उस सैंपल के हम लोग दो पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि ये स्मॉल वॉल्यूम सैंपल्स के लिए होता है और इसके हम लोग दो पार्ट करते हैं। और दो पार्ट को, एक मीडियम आपका है सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम और एक मीडियम है आपका थायोग्लाइकोलेट मीडियम। एक पार्ट हम लोग सोयाबीन केसिन में ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरा पार्ट हम लोग थायोग्लाइकोलेट में ट्रांसफर कर देते हैं और बीओडी इंक्यूबेटर में इंक्यूबेशन के लिए 7 डेज के लिए हम लोग रख देते हैं। ठीक है, अब 7 डेज के बाद हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर ग्रोथ नहीं मिली तो आपका बैच पास हो गया, आपके बैच में कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं है। लेकिन अगर कहीं वो कोई ग्रोथ मिल गई तो आगे क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा रिजल्ट डिस्कशन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड से एक्वस सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर दिया गया है, ऑयल एंड ऑयली सॉल्यूशन के लिए भी यहाँ पर देखिए कोई ना कोई इमल्सिफाइंग एजेंट को हम लोग उसमें ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका दो पार्ट करेंगे, अलग अलग मीडियम में हम उसको ट्रांसफर करेंगे। अगर कोई ऑइंटमेंट हो गया तो उसको हम 10 टाइम्स हम फ्लूइड बी से डाइल्यूट करेंगे, फिर उसको आधा आधा हम लोग सोयाबीन केसिन में और थायोग्लाइकोलेट में ट्रांसफर करेंगे और बीओडी इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करेंगे। 7 डेज के बाद हम लोग उसमें ग्रोथ देखेंगे। सॉलिड हो गया तो उसको हम लोग कोई भी स्टेराइल मीडियम से उसको हम लोग
मिक्स कर लेंगे। अगर स्ट्राइल डिवाइस मिली तो यहाँ पर हम लोग उसको सीधे सीधे सोयाबीन केसीन से भी हम लोग उसको वॉश आउट करेंगे और थायोग्लाइकोलेट से भी हम लोग वॉश आउट करेंगे। और वॉश आउट करने के बाद जो आपको ये मीडियम है, मीडियम को एक पेट्री प्लेट में कलेक्ट करके बियोडिंग इंक्यूबेटर में रखेंगे और 7 दिन के बाद हम लोग उसमें ग्रोथ देखेंगे। इस प्रकार से हम लोग मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड या डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड से हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। चलिए, आपने सैंपलिंग किया, पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था आपने स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म किया, कोई दो में से एक मेथड को सिलेक्ट करके। तीसरा स्टेप था रिजल्ट डिस्कशन, कि आपने जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म की उसका रिजल्ट जो आया, अब रिजल्ट का क्या करना है, कैसे हम लोग डिसीजन लेंगे कि आपका बैच पास है या आपका बैच फेल है। तो देखिए, हम लोगों ने स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद अगर इफ ग्रोथ इज नॉट ऑब्जर्व, अगर आपको कोई ग्रोथ नहीं मिलती है, अगर हमको स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद 7 डेज जो हमने बियोडिंग इंक्यूबेटर में सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम रखा था और थायोग्लाइकोलेट मीडियम रखा था 7 डेज के लिए, उस पर कोई ग्रोथ नहीं मिलती है, तो आपका बैच पास हो गया। उसमें कोई ग्रोथ नहीं मिली है, आपका बैच पास हो गया, आप इसको मार्केट में सेल कर सकते हो। सीधा सीधा एक पार्ट है कि अगर कोई ग्रोथ नहीं मिली, आपका बैच पास हो गया, आप उसको मार्केट में सेल कर सकते हो। अब दूसरी तरफ आते हैं, अगर ग्रोथ मिल गई, अगर आपने देखा कि उसमें कोई ग्रोथ मिल गई, तो पहली बार जो हमने सैंपल किया था, तुरंत हम उस सैंपल को सेपरेट हम लोग आइसोलेट कर देंगे। साफ साफ लिखा है, उसको हम लोग रिजर्व करके रख लेंगे और फिर से उस बैच में से रीटेस्ट करने के लिए अगेन सैंपलिंग करेंगे। फिर से सैंपलिंग करेंगे और फिर से हम लोग सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, स्टेरिलिटी टेस्टिंग मेथड को फॉलो करते हुए स्टेरिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। अब फिर रिजल्ट देखेंगे। अब जो हमारा पहला रिजल्ट था उसमें ग्रोथ मिल गई थी, उसको मैंने रिजर्व कर दिया था और थोड़ा सा हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी कि कौन सा बैक्टीरिया है, ये उस पेरेंटल प्रोडक्ट में ग्रो हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ये पेरेंटल प्रोडक्ट आपका सही हो, आपके मेथड में कहीं दिक्कत हो, मेथड को परफॉर्म करते समय कहीं से कंटामिनेशन आ जा रहा है, तो इसीलिए हमने उसको रिजर्व करके रखा और उसको आइडेंटिफाई किया कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और रीटेस्ट किया। रीटेस्ट में भी अगर हमको ग्रोथ मिल जाती है, पहली बार पॉजिटिव ग्रोथ मिली और दूसरी बार भी पॉजिटिव ग्रोथ मिल गई, अगर दूसरी बार भी ग्रोथ मिल जाती है, तो अब हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और पहले और दूसरे को दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग रीटेस्ट करेंगे, तीसरी बार फिर से रीटेस्ट करेंगे और इस बार सैंपलिंग डबल होगी। पहली बार मान लीजिए हम लोग 10 कंटेनर की सैंपलिंग कर रहे थे, तो सर हम लोग 20 कंटेनर की सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग डबल होगी और डबल सैंपलिंग का फिर से स्टेरिलिटी टेस्टिंग हम लोग परफॉर्म करेंगे। अब यहाँ पर फाइनल डिसीजन होने वाला है, तीसरी बार हम लोग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ फाइनल डिसीजन होने वाला है। अगर यहाँ पर आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले वो आपके पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेम नहीं है, दूसरे मिल गए, पहली बार दूसरे मिले थे, इस बार दूसरे मिल गए, तो यहाँ पर सीधे आपका टेस्ट फेल हो गया, आपका टेस्ट फेल हो गया। अब उसका कुछ नहीं हुआ, उसको डंप करिए, उसको आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे वाले में अगर आपको दोनों सेम मिले, दोनों सेम मिले, तो हम लोग एक बार और परफॉर्म करेंगे टेस्ट को। अगर ग्रोथ नहीं मिली तो आपका पास हो गया और फिर से अगर ग्रोथ मिल गई तो आपका टेस्ट फेल हो गया और पूरे बैच को हमको डंप करना पड़ेगा। ओवरऑल स्टेरिलिटी टेस्टिंग का रिजल्ट जो मिला, अगर उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं मिलती है तो आपका बैच पास हो जाता है। अगर ग्रोथ मिलती है तो हम लोग रीटेस्ट करते हैं, पहले वाले को रिजर्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर से ग्रोथ मिल जाती है तो फिर हम लोग रीटेस्ट करते हैं। इस बार हम लोग डबल सैंपलिंग के साथ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अगर उसमें उसके बाद फिर से परफॉर्म करने में अगर ग्रोथ मिल गई तो हम लोग बैच फेल हो जाता है, अगर ग्रोथ नहीं मिली तो आपका बैच पास हो जाता है। यहाँ पर हम लोग मल्टीपल टाइम फॉलो करते हैं और यहाँ पर हमारा एक ही टाइम में हमारा बैच पास हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग का रिजल्ट और डिस्कस हमने यहाँ पर कंप्लीट किया और यही हमारा स्टेरिलिटी टेस्टिंग कंप्लीट हुआ यहाँ पर। और मैंने आपको बताया कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग पेरेंटल प्रोडक्ट की हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हम लोग स्टेरिलिटी टेस्टिंग पेरेंटल प्रोडक्ट को इंश्योर करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट स्टराइल है या नहीं। और इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप थे। पहला हम लोग सैंपलिंग करें, फिर हमने
स्टडी टेस्टिंग को परफॉर्म किया। वहां पर हमारे पास दो मेथड था, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड एंड डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, और तीसरा हमने फिर रिजल्ट को डिस्कस किया। ठीक है, दो मीडियम यूज हुआ यहाँ पर, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम एंड थायोग्लाइकोलेट मीडियम। सोयाबीन केसिन में हम लोग 25 डिग्री पर बीओडी इंक्यूबेटर में इंक्यूबेट करते हैं 7 डेज के लिए, एंड थायोग्लाइकोलेट में हम लोग 35 डिग्री पर हम लोग इंक्यूबेट करते हैं 7 डेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 8 आपका फिनिश हुआ। नेक्स्ट प्रैक्टिकल नंबर 9 में हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।